नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, पुरानी कहावत है, भाजपा आरएसएस जब जब डरती है साजिश करती है, जब जब डरती है माफी मांगती है और जब जब डरती है तब तब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे करती है। आज हम कमोबेश इसी तरह के कुछ हालात देश में देख रहे हैं। हुआ क्या है, यहीं से शुरू करते हैं कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में चुनाव का डर है, महाराष्ट्र में वोट का डर है, महाराष्ट्र में हार का डर है। तो बोले, मैं शिवाजी के चरणों में सिर रख के माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। उनकी प्रतिमा गिर गई। अब 35 फीट की उनकी प्रतिमा बनवाई गई थी। 35 फीट की प्रतिमा 3700 करोड़ रुपए, और स्थिति है वो गिरी, टूट गई, स्वाहा हो। अब वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कहते हैं, मैं पांव पकड़ के माफी मांगने को तैयार, मैं माफी मांग रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस भी इसी तरह कहते हैं, वो भी पांव पकड़ के माफी मांगने की बात कह रहे हैं। अजीत पवार ने सबसे पहले माफी मांगने की बात कही थी। हमें याद आता है, आरएसएस के एक पुरोधा थे जिनको सावरकर कहते हैं। कुछ लोग उन्हें वीर सावरकर कहते हैं, जो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग। और जो उनके इतिहास बताता है, जो उनके सबूत बताते हैं, अदालतों और सब जगह मौजूद तमाम दस्तावेज बताते हैं, तो वो माफी वीर कहलाते हैं। वही माफी वीर सावरकर, वो भी महाराष्ट्र से ही थे इत्तेफाक से। माफी मांग मांग के बचते रहते थे, जेल से बाहर निकलते थे, फिर सरकार से हाथ जोड़ जोड़ के कि हम मुखबिरी करेंगे, भारत के आजादी के आंदोलन वालों के खिलाफ आप हमें कुछ पैसे दे देना, और उन्हें एक अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो उनको ये पेंशन मिलती थी मुखबिरी करने की, और वो हर जगह हाथ जोड़े घूमते थे कि माफी दे दो भैया, माफी दे दो। तो अब नरेंद्र मोदी भी माफी मांग रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी मांग रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी मांग रहे हैं, और अजीत पवार भी मांग रहे हैं, और पूरा महाराष्ट्र कह रहा है माफी मांगा मोदी। तो मोदी अब माफी मांग रहा है, और वो मांगने की बात करते थे, मांग लिया। पांव पकड़ने की बात कह दी, चरणों में पड़ के माफी मांगने की बात कह दी। आप याद करिए, किसानों के हितों के खिलाफ 3 कानून बनाए गए थे, और जो लाए गए थे, कहा गया था वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए लाए गए हैं, लेकिन लाए गए थे असलियत में अदानी अंबानी के लिए। तो उनमें किस तरीके से साजिश करी गई थी। बड़ा लंबे समय तक किसानों ने आंदोलन किया। 2 महीने तक तो पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पे बैठे रहे, पूरे पंजाब में बैठे रहे, हरियाणा में प्रोटेस्ट करते रहे। बाद में वो 13 महीने दिल्ली की सीमा पर हरियाणा में बैठे रहे, और इस दौरान 750 किसान शहीद हो गए। जब चुनाव आया उत्तर प्रदेश का, पंजाब का और तमाम राज्यों का, गुजरात का और गोवा का, तो डर लगा, और डर लगा वोट का, तो तीनों बिल वापस ले लिए, तीनों कानून वापस ले लिए गए, और तीनों कानून वापस लेके कहा गया माफी मैं जो है समझा नहीं पाया। तो साहब तब भी माफी मांगी थी। बहरहाल माफी वीरों के हैं, तो चाहे जब माफी मांगेंगे, माफी मांगना ही उनकी नीयत है।
क्यों ऐसे कर्म करो कि ये माफी मांगनी पड़े? बहरहाल माफी तो मांगनी पड़ी। चलिए कोई बात नहीं, आपने माफी मांगी है, हम माफ कर देते हैं। लेकिन ये बताइए, ये जो 3700 करोड़ रुपए हमारे सबके सैलरी से, दूसरे और कमाई से, उससे जो आप काट काट के जमा करते हो, हमारी तो खून पसीने की कमाई है, क्या वो 3700 करोड़ आप अपनी जेब से भरोगे, या एकनाथ शिंदे भरेंगे, या देवेंद्र फडणवीस भरेंगे, या अजीत पवार भरेंगे, या आप चारों मिलकर भरोगे? क्योंकि वाहवाही लेना, उसका प्रचार करना, और उस हम आयोजन के पैसे नहीं मांग रहे, मूर्ति के पैसे तो दे दो, वो हमारे। कोई आवाज नहीं साहब, यही एक सत्य है। तो ये माफी वीरों का हाल है कि जब ये डर लगता है कि वोट खिसके या, तो ये करते हैं। बहरहाल महायुति इनको जवाब देने को तैयार है। तब स्थिति यह है कि इन्हीं में आपस में सिर्फ उटौवल ऐसी है कि अजीत पवार के लिए जो शिंदे गुट के एक मंत्री हैं सावंत, वो कहते हैं, तानाजी सावंत, वो कहते हैं एनसीपी के संग बैठने में उल्टी आती है। एनसीपी के संग बैठने में उल्टी आती है। एनसीपी आजकल इन्होंने जैसे शिवसेना कह दिया, चुनाव आयोग से करवा दिया कि हाँ असली शिवसेना जो है किसकी है, शिंदे के पास। इसी तरीके से असली एनसीपी किसके पास है, अजीत पवार के पास। जबकि एनसीपी के संस्थापक अध्यक्ष सब कुछ शरद पवार है, लेकिन नहीं, वो असली नहीं। और इसी तरह उद्धव ठाकरे के पिता शिवसेना के असली संस्थापक अध्यक्ष सब कुछ थे, लेकिन वो असली नहीं। तो वो नकली जो शिवसेना है और नकली एनसीपी है, असल में जो असली का ड्रामा करती है, वो कहती है कि आपस में ही ऐसी सिर्फ उटौवल है। शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो वो डिप्टी सीएम है अजीत पवार। अब आप समझ लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का वहां संगठन चल रहा है। बहरहाल जब यह संगठन चल रहा हो तो चर्चा तो और भी होती है कि आखिर कहां कहां माफी मांगेंगे। माफी मांगने की बारी आती है तो मणिपुर पर चर्चा होती है, क्या मणिपुर पर माफी मांगेंगे? वहां पर द्रौपदी का तो वस्त्र कहा जाता है कि कृष्ण ने बढ़ा दिया था। हालांकि महाभारत कहता है कि उन्हें पूरे भरे दरबार में नग्न करा था। तो मणिपुर में लड़कियों को नग्न किया गया था। क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे? नहीं मांग रहे। और अब मणिपुर का मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कहता है मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है, मैं नहीं देता हूं। अब आप समझ लीजिए, जब वो यह कहता है तो एक सवाल उठता है कि फिर 2 बार उसने इस्तीफा देने का नाटक क्यों किया था और खुद ही फड़वा दिया था। यानी वो सब ड्रामा था, यह बात इस बात से साबित होती है। तो यह भी है कि असल में कुर्सी से चिपके रहने के लिए कोई भी ड्रामा करेंगे, यही इनका सत्य है। और जब यह सत्य हो तो निश्चित रूप से आता है कि आप क्या कर रहे हैं, तब आ रहा है। उधर चिराग पासवान ने कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का जो अपना पूरा ड्रामा है उसके खिलाफ वो बोले, वो लगातार बोले। वक्फ बोर्ड जो सुधार का बिल लाया गया जिस पर उन्होंने बोला कि नहीं ये उचित नहीं है, उन्होंने लेटरल एंट्री पर भी बोला, उन्होंने क्रीमी लेयर और अनुसूचित जातियों के मामले में, उपवर्गीकरण के मामले में भी बोला। तो जब उन्होंने इतना बोला तो स्वाभाविक सी बात है नरेंद्र मोदी की आंखों में खनकने लगे। अब खनकने का असर क्या होता है आप इससे समझ लीजिए। खनकने का असर यह होता है कि कैसे उनको निपटाया जाए। तो अब इसके काम शुरू हो गए। उनके चाचा पशुपति पारस को मिलने बुला लिया अमित शाह ने।
और ये वही चाचा हैं जिन्होंने एक समय में पूरी पार्टी खा गए और 2 पार्टियां बन गई थी, और चाचा की पार्टी चूंकि भाजपा के साथ आ गई थी इसलिए उसे असली घोषित कर दिया गया और चिराग पासवान को दूध की मक्खी की तरह से फेंक दिया गया। बिलबिलाते घूमते रहे, लेकिन आदत होती है। आप देखेगा कभी कि थोड़ा सा आपके यहां कुछ पालतू होगा तो आप उसके साथ कुछ भी कर देंगे तो भी थोड़ी देर बाद आएगा, फिर तलवे चाटने लगेगा। तो वैसे ही चिराग की स्थिति है। चिराग मोदी के जाके चाटने लग रहे हैं। मैं उनका हनुमान हूं, मैं उनका ये हूं, मैं उनका वो हूं। लेकिन खबर तो यह है कि उनकी पार्टी के जो 5 MP हैं, एक वो है, एक उनके बहनोई है और 3 अदर्स। तो वो 3 तोड़ने की पूरी व्यवस्था भाजपा ने कर ली। उसने समझ लिया है कि इनको अब तोड़ा जा सकता है। उनमें एक जो लड़की है वो असल में जेडीयू के ही एक नेता है, उनकी बेटी है, तो आप समझ सकते हैं वो कभी भी खिसकाई जा सकती है। इसके अलावा बाकी भी जो 2 हैं वो भी उसी तरीके के हैं। तो यह सत्य है एक और। अब इसके बाद देखिए, जहां उनके ये हो रहा है कि पार्टी तोड़ी जाए, दूसरी तरफ उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने चुनाव याचिका दायर कर दी है कि चिराग पासवान का जो चुनाव हुआ है लोकसभा में वो गलत हुआ है और उनकी सदस्यता रद्द की जाए और वो सीट रिक्त की जाए। अब आप समझ लीजिए, उनकी ऊपर आरोप यह लगा है कि चिराग पासवान पर जो रेप का केस रजिस्टर है उस मामले में उन्होंने छिपाया है, और चूंकि वो छिपाया है इसलिए उनकी सदस्यता रद्द। बहरहाल नरेंद्र मोदी भी अपने एफिडेविट में सब कुछ छिपा जाते हैं, तो चिराग पासवान भी छिपा गए। लेकिन भाजपा के लोगों को अब दिख रहा है वो जो अभी तक नहीं दिख रहा था। यानी आप समझ सकते हैं इसको लेकर रिट दाखिल की गई है। तो अब किस हद तक भाजपा निपटने के मूड में है यह समझा जा सकता है, या डरवाने की कोशिश कर रही। तो शायद इसीलिए अब चिराग पासवान माफी मांगते घूम रहे हैं। वो भी माफी वीरों की फौज में शामिल है, तो अब माफी मांगते घूम रहे। नहीं साहब जी गलती हो गई, माफ कर देना। तो अब माफी मांग रहे हैं, तो यह स्थिति है। और दूसरा इसी तरीके से चिराग पासवान के बाद में यदि हम बात करें कि जिस तरह से महायुति में रार की बात है, उधर चाचा पास जो है पशुपत पारस की बात है, इधर भाजपा का जो तमाम सारा खेल चल रहा है वो है। तो अब ढकने के लिए अपने पाप को जो शिवाजी की प्रतिमा को बनाने वाले कंसल्टेंट थे और वो थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और कला निदेशक इसको लेके कहते हैं आप कि हमने 6 फीट की परमिशन दी थी, नौसेना ने 35 फीट करा दिया बगैर बात किए। अब दोष नौसेना को दिया जा रहा है, वही नौसेना जिस नौसेना दिवस पर उस दुर्ग पर जो है यह प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो शिवाजी का दुर्ग। सबको यही कहता है कि एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुर्ग पे स्थापित की थी प्रतिमा, वो आज तक सलामत है, जो 1957 में की थी। और नरेंद्र मोदी ने की तो 8 महीने में गिर गई और इतना रुपया बह गया। तो भाई यह है एक बड़ी समस्या। दूसरा, हम सब जानते हैं, बार बार आरएसएस दावा करता है, वायदा करता है, शपथ पत्र देता है कि वह एक गैर राजनीतिक संगठन है और समाज सेवी संगठन है, कल्चरल संगठन। लेकिन असल में वो 100% नहीं 200% राजनीतिक संगठन है। यह बात कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो समाज सेवा तो करता नहीं है। आप देखिए, आप याद करिए, केरल में ही मीटिंग चल रही थी 3 दिन। केरल में वायनाड में इतनी बड़ी तबाही आई थी, कोई मदद के लिए नहीं गया, कोई सेवा के लिए नहीं गया, कोई बचाने के लिए नहीं गया।
हिमाचल में नहीं गया, उत्तराखंड में नहीं गया, जम्मू कश्मीर में नहीं गया, कहीं पे भी नहीं गया। अब गुजरात में चल रहा है, वहां भी नहीं। तो आप समझ लीजिए सिर्फ खाने वाले लोग जो है भोजन, चिंतन और विश्राम, तीन ही चीज। तो अब उसी कड़ी में अब इनका चिंतन, विश्राम, भोजन जो भी कुछ है वो केरल में जो है पलक्कड़ जगह है वहां पर शुरू हो रहा है कल से। क्यों शुरू हो रहा है? उसमें चिंतन क्या करना है? उसमें चिंतन यही करना है कि जिस तरीके से हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और इस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एकदम से खत्म हो रही है, एकदम से उसका पराभव हो रहा है, उसका प्रभाव खत्म हो रहा है, तो कैसे उसको नियंत्रित करके बढ़ाया जाए, कैसे और उसे मजबूत किया जाए और इसके लिए क्या क्या किया जाए, कौन कौन सी साजिशें रचनी है, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग हो रही। इसलिए मैं कहता हूं कि वो चिंतन राष्ट्र के लिए नहीं करते, वो चिंतन इसके लिए करते हैं कि सरकार कैसे कैसे हमें करके बनानी है, कैसे हासिल करनी है। क्यों? मोहन भागवत को जेट प्लस से ऊपर की सिक्योरिटी दे दी जाती है। इसलिए दे दी जाती है क्योंकि वो महानतम व्यक्ति हैं। क्या है? यदि एक स्वयंसेवी संगठन के, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के प्रमुख हैं तो उनको तो इसकी जरूरत नहीं, फिर क्यों दी जा रही? किसी और संगठन के व्यक्ति को तो दी नहीं गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या खेल होता है। बहरहाल यहां तो यह बात है। दूसरा, जिस तरीके से साजिशें चुनाव के दौरान रची जाती है वो भी शुरू हो गई, कहीं ईडी के जरिए, कहीं सीबीआई के जरिए, कहीं इनकम टैक्स के जरिए और ये सब। और उसी के प्रभाव में हरियाणा बेस्ड कुछ बिल्डर हैं जिनके यहां ईडी के छापे पड़ जाते हैं और उसके जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जो 834 करोड़ रुपए की संपत्तियां सीज की जाती हैं, उस मामले में उन्हें घेरा जाता है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कर लीजिए, हमें क्या परेशानी है भाई, क्योंकि सबको पता है ये सिर्फ चुनावी ड्रामे होते हैं भाजपा के। आप याद करिए 2014 चुनाव के दौरान रॉबर्ट वाड्रा पे जाने कितने आरोप लगते थे और फिर इसी भाजपा सरकार में क्लीन चिट दी गई। इसी भाजपा सरकार में क्लीन चिट दी गई कॉमनवेल्थ में जो घोटाला बताया जाता था, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्लीन चिट दी गई। 2G का जो स्कैम बताया जाता था, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोयला जिसे स्कैम बताया जाता था उसमें क्लीन चिट दी गई। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रेल गेट बताया जाता था, उसमें दी गई। क्यों? क्योंकि असल में कुछ नहीं। 10 साल से राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के पीछे पड़े हैं, कुछ नहीं आ पाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पड़े हुए हैं, नहीं कुछ आ पाया। तो आप याद करिए चुनाव के दौरान गहलोत के पीछे पड़े थे, चुनाव के दौरान ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के भूपेश बघेल के पीछे पड़े थे। इसी तरीके से कर्नाटक में आप देख लीजिए डीके शिव कुमार को कैसे कैसे परेशान किया जाता है। अब आजकल सिद्धारमैया जैसे ईमानदार व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है और उधर कहीं ना कहीं इसी तरीके के पूरे किस्से। आप याद करिए हिमाचल में मुख्यमंत्री रहे थे वीरभद्र सिंह, उनकी बेटी की शादी थी, उसी दिन उनके यहां छापा मारा जा रहा था, सब किया जा रहा था। तो यह सच है भाजपा का, आरएसएस का, कि वो जब जीत नहीं पाते हैं तो इस तरह की साजिशें रचते हैं और जब डर लगता है तो चरणों में लेट जाते हैं और साहब माफी दे दो, साहब माफी दे दो। यही इनका चाल चरित्र है। और जहां थोड़ा सा जबरी पड़ते हैं तो वहां आपकी बच्चियों से भी रेप करेंगे, गैंग रेप करेंगे, वैश्यावृत्ति कराएंगे और सारे कुकर्म करेंगे। ये सारी चीजें मैं तथ्यों पे कह रहा हूं, इनके सबके सबूत मौजूद। तो यह आप समझ लीजिए, यह है इनका चाल चरित्र, चेहरा। जय